हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नए टॉपिक, नए क्वेश्चंस के कलेक्शन के साथ आपके सामने मैं आया हूं। यह जो क्वेश्चन का कलेक्शन है फ्रेंड्स, आपको जेपीएससी, जेएसएससी और जेटेट, इसके अलावा भी झारखंड के सभी एग्जाम में काम आएंगे। अभी तो फिलहाल जेटेट होने वाले हैं, तो उस जेटेट देने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी छात्र हैं, ध्यान से देखें और समझें। यह क्वेश्चन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में, इससे जरूर क्वेश्चन आएंगे। आप जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है सेक्स रेशियो। झारखंड का सेक्स रेशियो कितना है फ्रेंड्स? क्या आपको पता है कि झारखंड का सेक्स रेशियो कितना है? और झारखंड में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किस डिस्ट्रिक्ट का है? सेक्स रेशियो बोले तो लिंगानुपात किस डिस्ट्रिक्ट का है, और सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? तो झारखंड का जो लिंगानुपात है फ्रेंड्स वो है 948, 948। झारखंड का कितना है? 948। ये आप याद रखेंगे। और सबसे अधिक जो लिंगानुपात है झारखंड में वो है पश्चिमी सिंहभूम का, सबसे अधिक लिंगानुपात। मुझे जहां तक याद आ रहा है 1005 है लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम का। अगर मैं गलत होऊंगा तो आप करेक्ट कर लेना, लेकिन सबसे अधिक है और 1000 से ऊपर है, इतना कंफर्म है। तो सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम का लिंगानुपात है और सबसे कम लिंगानुपात है धनबाद डिस्ट्रिक्ट का। धनबाद को भी और लिंगानुपात बढ़ाने की आवश्यकता है। वहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी कम है, तो धनबाद का लिंगानुपात कम है। सबसे कम है झारखंड में, सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम में है। वैसे जनरली देखा गया है कि जो लिंगानुपात होता है वह एसटी कम्युनिटी में, यानी आदिवासी कम्युनिटी में काफी बेहतर होता है। महिलाओं की संख्या एसटी कम्युनिटी में काफी अच्छी मानी जाती है, तो इसलिए पश्चिमी सिंहभूम में लिंगानुपात जो है झारखंड में सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम में है। और टोटल आप देखेंगे तो 948 झारखंड का लिंगानुपात है। तो इसको आप ध्यान दें, अच्छे से याद रखें, यह इंपॉर्टेंट है सेक्स रेशियो। इसके बाद मैं आपको एक मंदिर के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है भद्रकाली मंदिर। आप नाम सुने होंगे, भद्रकाली मंदिर। कहाँ है फ्रेंड्स? झारखंड में किस जिले में है भद्रकाली मंदिर? चतरा में है। कहाँ है? चतरा में है। चतरा कहाँ है? ये बिहार से सटा हुआ है, इसकी सीमाएं बिहार से लगती है और ये बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। तो ये चतरा में है कौन सी मंदिर? भद्रकाली मंदिर। तो फ्रेंड्स, भद्रकाली मंदिर चतरा में है कहाँ? एक प्लेस है चतरा में, इटखोरी। तो इटखोरी में ही भद्रकाली मंदिर है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आप जाएंगे भद्रकाली मंदिर, तो जो वहाँ मूर्ति है, भद्रकाली देवी की मूर्ति है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि इस मूर्ति को, इस मंदिर को किसने बनवाया, और वो उसका नाम है महेंद्र पाल द्वितीय। क्या नाम है फ्रेंड्स? महेंद्र पाल द्वितीय। नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि यह कोई पाल वंश का शासक है। बिल्कुल, यह पाल वंश का शासक है, जो कि यह पाल वंश कहाँ था? बंगाल सेंटर था उसका। एक वक्त पाल वंश की राजधानी बिहार भी, यानी बिहार में मुंगेर भी रही थी। तो वो पाल वंश का ही एक शासक है महेंद्र पाल द्वितीय, उसी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अभी भी वो उस मंदिर में लिखा हुआ है नीचे, मूर्ति के नीचे। और वो किस भाषा में लिखा हुआ है? तो वो पाली भाषा में लिखा हुआ है। तो पाली भाषा और पाल वंश, इन सब चीजों से आप समझ सकते हैं कि यह बुद्धिज्म से संबंधित है, क्योंकि पाल वंश में जो राजा हुए सब बौद्ध राजा थे। और पाली भाषा जो है वो महात्मा बुद्ध की भाषा है। महात्मा बुद्ध पाली भाषा में ही उपदेश देते थे, क्योंकि पाली भाषा जो थी वो आम जन की भाषा थी। तो आम जन की भाषा में ही वो उपदेश देते थे, इसलिए कि लोग आसानी से समझ जाए। तो इससे ये ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ये बुद्धिज्म से संबंधित है। और जो बौद्ध धर्म वाले हैं लोग, वो मानते हैं ऐसा कि ये तारा देवी की मूर्ति है, तारा देवी की मंदिर है। लेकिन अभी खैर वो भद्रकाली मंदिर के रूप में पूजा जाता है। तो यह एक मतलब आपसी विवाद का केंद्र तो अभी तक वैसा कुछ नहीं बना है, लेकिन हाँ कुछ लोग इसे
बुद्धिज्म से रिलेट करते हैं और उसके साक्ष्य भी वहाँ मौजूद हैं। खैर हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। चतरा में है, इटखोरी में है, ये आप जानकारी रखें। और इतिहास मैंने आपको बता दिया, उसका बैकग्राउंड इसलिए बताया कि आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। एक पर्व है झारखंड में, सरहुल पर्व के बारे में आपने सुना होगा। सरहुल पर्व जो है फ्रेंड्स, ये जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। सरहुल, इसमें होता क्या है और ये कब मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व आपका चैत माह में मनाया जाता है। ये चैत माह महीने में, याद रखेंगे आप, सरहुल पर्व जो है चैत महीने में मनाया जाता है और ये जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। और इसमें क्या होता है? तो इसमें साल के वृक्ष में जो फूल आते हैं उसी का पर्व है। इसे फूलों का त्योहार, फूलों का पर्व भी कहा जाता है। ये फूलों का त्योहार है और साल के वृक्ष में जो फूल आते हैं उसी फूल को जो पाहन पुजारी होता है वो गांव में हर एक घर के छत पर उस फूल को रखता है। ऐसी परंपरा है, यही त्योहार है, प्रकृति की पूजा है। तो यह सरहुल त्योहार, इसमें क्या बनाया जाता है? प्रसाद के रूप में बनता है, उसे बोलते हैं सूड़ी। सूड़ी होता क्या है? तो चावल, एक प्रकार की खिचड़ी होती है जिसमें चावल और मुर्गी का मांस दोनों मिलाकर सूड़ी बनाई जाती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और इसमें आपको मैंने बता ही दिया, फूलों का त्योहार है, चैत महीने में मनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए मैं ये बता रहा हूँ संथाली भाषा के बारे में। संथाली भाषा जो है ये हमारे संविधान में भी है। संविधान के किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। और ये शुरू से नहीं था, ये बाद में संशोधन करके 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को डाला गया। ये 92nd अमेंडमेंट किया गया है फ्रेंड्स, 2003 में किया गया है 92nd अमेंडमेंट। 92nd अमेंडमेंट के तहत संथाली भाषा को 92nd अमेंडमेंट के साथ संथाली भाषा को भारतीय संविधान में दर्ज किया गया है। अब देखिए मैं आपको बता दूं संथाली भाषा का भारतेंदु किसे कहते हैं। संथाली भाषा की अपनी एक लिपि है जिसे ओल चिकी लिपि कहा जाता है और ये 1941 में ये ओल चिकी लिपि को बनाया गया, स्थापित किया गया। किसके द्वारा किया गया? ओल चिकी लिपि। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संथाली भाषा का जो लिपि है वो उसकी खोज किसने की। अब आइए संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे कहते हैं? तो संथाली साहित्य का भारतेंदु डोमन साहू समीर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डोमन साहू समीर। ये संथाली भाषा का भारतेंदु हुए। आप नाम याद रखेंगे, डोमन साहू समीर। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी सही हो गया फाइनल। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी किससे संबंधित है, कब बना, किसने बनाया? तो ये झारखंड निर्माण के लिए, झारखंड राज्य स्थापित करने के लिए काफ़ी संगठन आए थे जो कि झारखंड राज्य को स्थापित करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उसी में एक थी झारखंड पार्टी। तो ये 1950 में झारखंड पार्टी का निर्माण होता है और ये झारखंड पार्टी का निर्माण जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है? ये जमशेदपुर में किया गया है। तो जयपाल सिंह मुंडा ने जमशेदपुर में झारखंड पार्टी का निर्माण 1950 में किया था। ये आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। मांझी परगना शासन व्यवस्था। देखिए जनजातियों में विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था थे। एक मांझी परगना शासन व्यवस्था, उसी में से एक है मुंडा मान की शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था फ्रेंड्स किससे संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था संथाल जनजाति से संबंधित है। मांझी आप जहां भी देखेंगे, किसी भी टर्म में आपको मांझी दिखेगा तो आप उसे कनेक्ट करेंगे किससे? संथाल जनजाति से।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मांझी परगना शासन व्यवस्था संथाल जनजाति से संबंधित है। अब बताइए आप, मुंडा मान की शासन व्यवस्था किससे संबंधित है? आपको मालूम होना चाहिए मुंडा मान की शासन व्यवस्था। नाम से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा किसी मुंडा से संबंधित है, पर नहीं, मुंडा मान की शासन व्यवस्था होर जनजाति से संबंधित है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था किससे संबंधित है? होर जनजाति। आप याद रखेंगे अच्छे से, होर जनजाति से संबंधित है मुंडा मान की शासन व्यवस्था। मुंडा मान की शासन व्यवस्था को भारत की पहली गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। भारत की पहली गणतांत्रिक शासन व्यवस्था, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था होर जनजाति का है, ठीक है। और भारत की पहली गणतांत्रिक शासन व्यवस्था, इतना मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? ये सब डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, यही कि ढोकलो सोहोर किससे संबंधित है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था किससे संबंधित है, मांझी परगना शासन व्यवस्था किससे संबंधित है। आप एक बार देखे हुए रहेंगे, आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ये खड़िया जनजाति से संबंधित है, खड़िया जनजाति। तो काफी ये इंपॉर्टेंट है शासन व्यवस्था, और भी इसके अलावा भी हैं, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बताया, बाकी वो डायरेक्ट नाम से ही है। नेक्स्ट क्लास में वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे देखिए CNT, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ये पूछा जा सकता है आपको कि ये अधिनियम कब लाया गया, कब बनाया गया, कब आया? तो 1908 में आया, लेकिन डेट के साथ पूछा जा सकता है, तो डेट भी याद रखेंगे आप, कब आया? 11 नवंबर 1908। 11 नवंबर भी आप याद रखेंगे। SPT, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ये 1949 में आया, वो 1908, और संथाल SPT 1949। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आइए झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। अच्छा, गंगा नदी, बहुत सारे लोग सोचते हैं गंगा नदी झारखंड में है ही नहीं, पर हमारे झारखंड में भी गंगा नदी है। कहाँ है फ्रेंड्स? किस डिस्ट्रिक्ट से गुजरा है झारखंड नदी? झारखंड में गंगा नदी साहेबगंज से गुजरा है। साहेबगंज, साहेबगंज हमारे झारखंड में है। किधर है? नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में है, झारखंड के नॉर्थ ईस्ट में साहेबगंज है, वहीं से गंगा नदी क्रॉस की है, इसलिए झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण लाया गया। कब लाया गया? 20 फरवरी 2009 को लाया गया। ये याद रखेंगे आप, 2009 में यह प्राधिकरण गठित किया गया गंगा नदी के संरक्षण के लिए, गंगा नदी का संरक्षण करने के लिए, क्योंकि झारखंड में भी है, तो ये झारखंड की जिम्मेदारी हो जाती है कि इस साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी को दूषित होने से बचाया जाए। वैसे झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी किसे कहा जाता है? वो है दामोदर, ठीक है फ्रेंड्स। दामोदर को सबसे प्रदूषित नदी कहते हैं, क्योंकि दामोदर के ही इर्द गिर्द जो भी कोयला की खाने हैं, उत्पादन है, सब उसी नदी के इर्द चारों तरफ हो रहा है, इसलिए वो प्रदूषित हो गया है। तो गंगा नदी के प्रदूषण को गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण 20 फरवरी 2009 को स्थापित किया गया, बनाया गया। तो याद रखेंगे 2009 में ये गंगा नदी के लिए लाया गया था। अच्छा, एक बूढ़ा घाट के बारे में आप लोग सुने होंगे। बूढ़ा घाट क्या है? ये बूढ़ा घाट जलप्रपात है, बूढ़ा घाट फॉल। क्या है? बूढ़ा घाट जलप्रपात। ये किस नदी पे है? बूढ़ा घाट जलप्रपात, ये बूढ़ी नदी पे है। तो बूढ़ा घाट जलप्रपात फ्रेंड्स किस लिए जाना जाता है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा, सबसे हाइट इसकी काफी है, सबसे ऊंचा जलप्रपात इसे माना जाता है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है कहाँ? ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। लातेहार डिस्ट्रिक्ट में आपको बूढ़ा घाट जलप्रपात मिलेगा, झारखंड का कि सबसे ऊंचा, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अच्छा, दूसरे नंबर पे सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? फर्स्ट तो सबसे ऊंचा तो बूढ़ा घाट पे है, सेकंड नंबर पे कौन आता है? तो सेकंड पे है हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू फॉल। ये है कहाँ? रांची में है। और ये किस नदी पे है? ये स्वर्ण रेखा नदी पे है।
हुंडरू जलप्रपात रांची में है और झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो हुंडरू के बारे में भी आप सब जानिएगा, स्वर्ण रेखा नदी पे ये स्थित है। तो ये जलप्रपात के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एट लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि बताइए आप लोग कि झारखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो फ्रेंड्स, झारखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 81। कितनी है? 81। कुछ लोग बोलेंगे 82, बट अब 82 नहीं है। एक जो एंग्लो इंडियन होते थे वो अब खत्म हो गया। एंग्लो इंडियन अब सिलेक्ट नहीं होते, वो उनको नहीं लिया जाता। वो संविधान संशोधन हो गया है उसमें, अब एंग्लो इंडियन नहीं आते। अब अगर आए क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ 81 है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं, आप गलती ना करें। विधानसभा की सीटें कितनी है? 81 है। अच्छा, इसमें आरक्षित सीटें कितनी हैं? रिजर्व कितनी है? एसटी के लिए रिजर्व है 28 सीट। कितना रिजर्व है फ्रेंड्स? 28 सीट फॉर एसटी एंड एससी के लिए 9। ये भी आप याद रखें, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एसटी के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है। तो एसटी के लिए 29 एंड एससी के लिए 9। तो रिमेनिंग कितना बचा? 44। तो आप ये याद रखें, एसटी के लिए 28 एंड एससी के लिए 9। तो ये विधानसभा की सीटें के बारे में। विधानसभा अध्यक्ष अभी कौन है और विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे? स्पीकर। प्रथम मैं आपको बता देता हूँ, पिछली बार भी मैंने आपसे पूछा था। इंदर सिंह नामधारी प्रथम विधानसभा जो स्पीकर अध्यक्ष रहे थे वो कौन है? इंदर सिंह नामधारी। आप बताइए अभी तत्काल प्रेजेंट में विधानसभा के स्पीकर कौन है? मुख्यमंत्री तो जान रहे हेमंत सोरेन, स्पीकर विधानसभा के स्पीकर कौन है? अच्छा, विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है फ्रेंड्स? झारखंड के विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष का नेता कौन है? तो हैं हमारे बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं विपक्ष के नेता। मैंने आपसे पूछा स्पीकर के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा झारखंड के स्पीकर अभी कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी जानकारी आपको मैंने दिया है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। इंतजार रहेगा। नमस्कार।